नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी का 8वां नंबर चैप्टर होगा जो कि है भारत की कृषि एवं पशुपालन। भारत की कृषि एवं पशुपालन आज हम लोग इसका पहले डिस्कशन करते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज पहले इसका थ्योरी का डिस्कशन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है भारत की कृषि एवं पशुपालन। देखिए भारत की कृषि, ये कृषि जो है ना, ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि किस सूची का विषय है, तो बोलना है राज्य सूची का। किस सूची का? राज्य सूची का। देखिए कृषि कृषि एवं खाद्य मंत्री, कृषि एवं खाद्य मंत्री अंतरिम मंत्रिमंडल में तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में, अंतरिम मंत्रिमंडल में तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग किनके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। यह भी पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किनके पास था? तो क्या बोलना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जो है ना कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के कौन थे? उपाध्यक्ष थे। कौन थे? उपाध्यक्ष। इसके अलावा देखिए विदेशी जो विभाग था, विदेश मंत्रालय, यह भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। किनके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। इसके अलावा देखिए राष्ट्रमंडल विभाग भी किनके पास था? पंडित नेहरू के पास। किसके पास? पंडित नेहरू के पास। उसके बाद देखिए आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास जानते हैं गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय था। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अभी जो है ना अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है ना कौन सा विभाग किनके पास था, उस चीजों के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए हमने सोचा इसको पढ़ाने से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल कौन सा विभाग जो है किनके पास था, इस चीज को हम पढ़ा देते हैं। उसके बाद जो प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी कौन सा विभाग किनके पास था, और दोनों में सेम विभाग जो है ना रखा गया था, इनके बारे में भी हम सोचते हैं बता देते हैं, क्योंकि यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने अभी बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय किनके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। और एक था रक्षा मंत्रालय जो ना बलदेव सिंह के पास था। किनके पास? बलदेव सिंह के पास था। अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में हम सारा बता रहा है। तो रक्षा विभाग किसके पास था? बलदेव सिंह के पास। किसके पास? बलदेव सिंह के पास। एक था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय जो ना जॉन मथाई के पास। किनके पास? जॉन मथाई के पास। और एक था शिक्षा विभाग। पूछा जाएगा शिक्षा मंत्री कौन थे अंतरिम मंत्रिमंडल में, तो बताना है सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। वहीं पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जो सी राजगोपालाचारी जो थे प्रथम भारतीय थे। कौन थे? प्रथम भारतीय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे? क्या बताना है? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के पास हमने क्या बताया? अंतरिम मंत्रिमंडल में इनके पास कौन सा विभाग था? शिक्षा विभाग था बिल्कुल। और एक था खाद्य, अब अभी हमने बताया खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किनके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। एक था रेलवे मंत्रालय जो आसफ अली के पास था। किनके पास था? आसफ अली के पास था। इसके पास था एक जानते हैं जगजीवन राम के पास जो है श्रम विभाग था। कौन सा विभाग था? श्रम विभाग था। ये हमने अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में बताया। वही देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ उस टाइम भी जानते हैं कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के तौर पर जो है ना आपको पंडित नेहरू को ही दिया गया। किनको दिया गया? पंडित नेहरू को ही। उसके अलावा विदेश मामले भी इन्हीं के पास रहा। विदेश मामले किनके पास रहा?
पंडित नेहरू के पास। राष्ट्रमंडल का विभाग जो था वो भी इन्हीं के पास रहा। इसके अलावा अन्य जो है ना एक प्रधानमंत्री का पद इनको मिला था। कौन सा पद मिला था? प्रधानमंत्री का पद मिला था। तो पूछा जाएगा अंतरिम मंत्रिमंडल में तथा प्रथम जो है ना स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में यह विभाग स्वयं के पास था। जो विभाग अंतरिम मंत्रिमंडल में पंडित नेहरू के पास था वही जो है ना स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वही विभाग जो है ना पंडित नेहरू के पास था। सिर्फ एक विभाग दिया गया था इनको, एक भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? भारत के प्रधानमंत्री। इसके बाद देखिए हमने अभी क्या बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग हमने बताया? गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय। ये की था अंतरिम मंत्रिमंडल में इसको ये विभाग मिला था। वहीं अगर जब प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में पूछा जाएगा तो सेम विभाग मिला था। क्या मिला था? सेम विभाग मिला था, यानी गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, इसमें भी इसको मिला था अंतरिम मंत्रिमंडल में भी, और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी इसको सेम ही विभाग मिला था। वही देखिए अभी हमने बताया कौन, जगजीवन राम। कौन बताया? जगजीवन राम को अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग मिला था? श्रम विभाग। कौन सा? श्रम विभाग। वहीं उसको स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी उसको श्रम विभाग मिला था। कौन सा विभाग? श्रम विभाग मिला था। वही देखिए हमने बताया अभी रक्षा विभाग। रक्षा विभाग किसके पास बताया था? बलदेव सिंह के पास। कौन सा? बलदेव सिंह के पास। अंतरिम मंत्रिमंडल में वही स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी इसको सेम विभाग मिला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा जो है ना सेम विभाग मिला था, किन किन को जो है ना सेम विभाग मिला था अंतरिम मंत्रिमंडल में, और प्रथम जो है ना स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन से व्यक्ति को कौन सा सेम विभाग मिला था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इस चीज को बारे में बता रहा। तो इसके बाद हमने अभी क्या बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला था? गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, सेम मंत्रालय मिला था प्रथम मंत्रिमंडल के गठन में। ठीक है, स्वतंत्र भारत के। वही हमने अभी क्या बताया, श्रम विभाग। श्रम विभाग किसको बताया? जगजीवन राम। श्रम विभाग भी सेम मिला था। इसके अलावा हमने क्या बताया, इसके अलावा हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी सेम विभाग मिला था। ये आपको याद रखना है, सेम विभाग किन किन को मिला था। ठीक ना, इन चीजों को यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। हमने अंतरिम मंत्रिमंडल का भी बताया और उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी हमने बताया जो सेम विभाग था। अन्यथा आप जो है ना इसके अलावा जो है ना आप लूसेंट में दिया गया है वहां से आप याद कर ले। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या बताया, कृषि किसके अंतर्गत आता है, किस सूची का विषय है? राज सूची का विषय है। देखिए, और हमने अभी यह भी बताया कि अंतरिम मंत्रिमंडल में तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है खाद्य एवं कृषि विभाग किनके पास था? डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के पास। सेम था, दोनों विभाग में, दोनों मंत्रिमंडल में सेम ही विभाग इनको मिला था। और देखिए विश्व का जो है ना, अगर जब पूछा जाएगा विश्व का प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, विश्व के स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर पूछा जाएगा तो गेहूं। कौन सा? गेहूं पूछा जाएगा, गेहूं हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। विश्व स्तर पर जो है खाद्यान्न प्रमुख फसल कौन सा है? गेहूं है। वही पूछा जाएगा आपको कि भारत में जो है ना प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, भारत में, पूरे भारत में जो है ना प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो चावल बताना है। कौन सा बताना है? चावल बताना है। बिल्कुल ये बात सही है, चावल बताना है। इसके अलावा देखिए कहा जाता है कि विश्व के क्षेत्र में जहां पे ज्यादा जनसंख्या, जहां पे ज्यादा चावल उगाया जाता है ना वहीं पे सघन जनसंख्या पाया जाता है, वहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है। जहां पे ज्यादा चावल उगाया जाता है वहीं क्या होता है? जनसंख्या ज्यादा पाया जाता है, जनसंख्या ज्यादा पाया जाता है। इन सभी बातों को याद रखना। अब आते हैं मुद्दे पे, आते हैं हम लोग। पहला आते हैं हरित क्रांति। कौन सा क्रांति? हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हरित क्रांति जो है ना इसकी शुरुआत जो है ना कब हुई है ये बताइए, कोई बताइए इसकी शुरुआत बताइए कब हुई है? 1967-68 में। कब हुआ है? 1967-68 में इसकी शुरुआत हुआ है। इस चीज को पढ़ना है, इस चीज को जो है ना पढ़ के उसके बाद याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ है। क्या क्या बताना है? 1967-68 में बताना है। और जानते हैं ये जो हरित क्रांति ये शब्द है ना, ये शब्द जो है ना सर्वप्रथम जो है ना ये शब्द किसने दिया है? सर्वप्रथम ये पूछा जाता है हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन थे या फिर जनक कौन थे? तो क्या बताना है? जानते हैं? विलियम गॉट। क्या बताना है? विलियम गॉट बताना है, विलियम गॉट बताना है, गॉट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इसलिए याद रखना है इसको, समझे ना? विलियम गॉट। तो बताइए हरित क्रांति शब्द के जनक कौन है? विलियम गॉट। कौन है? विलियम गॉट। और हमने क्या बताया, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
1967-68 में। देखिए विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पे जो है ना हरित क्रांति के जनक जो है ना डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर कौन है, तो क्या बताना है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना था। वहीं पूछा जाए कि भारत में जो है ना हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो बताना है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या बताना है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो बताइए विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। वही पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो क्या बताना है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। बिल्कुल, इतना बातों को याद रखना है। अब देखिए आगे बढ़िए। जब देखिए हरित क्रांति जब 1967-68 में आया, हरित क्रांति जब 1967-68 में आया, इसके देखिए सबसे ज्यादा जो है ना भारतीय खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ। तो सबसे ज्यादा किसका उत्पादन हुआ? गेहूं का उत्पादन हुआ। वही जानते हैं सबसे ज्यादा अगर जहाँ कमी पूछा जाएगा ना हरित क्रांति के आने से सबसे ज्यादा किस फसल के उत्पादन में कमी लाया गया, कमी देखी गई, तो क्या बोलना है? मोटे अनाज। क्या? मोटे अनाज, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब जो है ना मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। तो हमें बताइए, पहले हम फिर से रिवीजन करा रहे हैं। हमने बताया अभी हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? विलियम गॉट ने दिया था। हरित क्रांति शब्द हरित क्रांति कब आया था भारत में? 1967-68 में। सॉरी, भारत में ना, हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में भारत में। बिल्कुल सही बात है। और बताइए विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। देखिए यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए। वहां यह दिया जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको क्या बोलना है? विश्व हरित क्रांति। कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। सेम टू यही क्वेश्चन, एक्यूरेट यही क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। वहां में आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट में कृषि के क्षेत्र में। तो अब किस में दिया जाता है इसको? कृषि के क्षेत्र में। हमने अभी ये भी बताया हरित क्रांति के आने पर जो है भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बना। भारत खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना किसके आने से? हरित क्रांति के आने से। हरित क्रांति के आने से। वही हमने ये भी बताया कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। हमने ये भी बताया कि हरित क्रांति आया तो सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन किया गया था? गेहूं का। किसका? गेहूं का। वही हमने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा कमी किस फसल के उत्पादन में देखी गई? क्या बताना है? मोटे अनाज में। मोटे अनाज में। देखिए हरित क्रांति जो है ना, हरित क्रांति को जो है सफल बनाने में जो है एक विश्वविद्यालय है जो उत्तराखंड के पंतनगर में जो है 1960 ईस्वी में पंडित नेहरू ने इसको जो है स्थापित किया था। उस विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। इसको जो है ना यही विश्वविद्यालय जो कि हरित क्रांति को सफल बनाने में जो है ना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति को सफल बनाने में किस विश्वविद्यालय का योगदान है? तो क्या बताना है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने किया है? पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने। ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस जगह पर है? पंतनगर में। इसका निर्माण कब किया गया था? इसको स्थापित कब किया गया था? 1960 में। 1960 में। बस आपको हरित क्रांति के बारे में इतना सारा ही बात याद रखना है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं सारी बातों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरित क्रांति को हमने क्लियर किया डिस्कस के माध्यम से। अब आइए श्वेत क्रांति। कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति के बारे में आते हैं हम लोग। श्वेत क्रांति। देखिए श्वेत क्रांति के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए श्वेत क्रांति जो है ना, श्वेत क्रांति इसका संबंध जो है ना दुग्ध उत्पादन से। पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? क्या बताना है?
दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से। देखिए श्वेत क्रांति के जनक जो है ना डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो बताइए श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। देखिए जिस तरह हमने अभी बताया कि हरित क्रांति को सफल बनाने में जो है ना एक विश्वविद्यालय है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय का अहम योगदान रहा है, हमने अभी ये बताया। उसी तरह देखिए जो श्वेत क्रांति है, जिसको कि श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। देखिए श्वेत क्रांति को जो है ना सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान अमूल का है। किसका है? अमूल का है, जिसको कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कहते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। तो बताइए श्वेत क्रांति को सफल बनाने में किसका योगदान रहा है? अमूल का योगदान रहा है। देखिए श्वेत क्रांति को जानते हैं, श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है ना, शुरुआत कब की गई थी? श्वेत क्रांति को जो है ना सफल बनाने के लिए, और एक पॉइंट को देखिए, श्वेत क्रांति को सफल बनाने के लिए जो है ना 1970 ईस्वी में, कब? 1970 ईस्वी में एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका नाम था, क्या नाम था बताइए, क्या नाम था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। क्या था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। देखिए इसकी जो है ना, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड के द्वारा किया गया था। देखिए राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड जो है ना आपका हरियाणा के करनाल जिला में है, ठीक ना। तो बताइए कि श्वेत क्रांति को सफल बनाने में किस कार्यक्रम का अहम योगदान रहा है? राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड के द्वारा चलाया गया था कार्यक्रम। कौन? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। ये सब बात को आपको याद रखना है। देखिए हमने जितना बात बताई ये सभी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। देखिए हम इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र जो है ना पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र है, यानी गुजरात का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गुजरात का क्षेत्र, खास तौर पर गुजरात का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गुजरात का क्षेत्र है। वहीं देखिए हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभान्वित क्षेत्र उत्तर भारत का है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है? तो क्या बताना है? पश्चिमी क्षेत्र। श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति से पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें अगर राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य? गुजरात। वहीं हरित क्रांति के क्षेत्र में, हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित क्षेत्र हमने कौन सा बताया? उत्तर भारत। कौन सा? उत्तर भारत बताया, उत्तर भारत। इन सभी बातों को याद रखना है, इन सभी बातों को क्या करना है? याद रखना है। वही देखिए अगर जहाँ उत्तर भारत हमने बताया, उत्तर भारत में भी कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। हरित क्रांति का सबसे कौन सा राज्य होगा? पंजाब राज्य सबसे ज्यादा। श्वेत क्रांति का? गुजरात। ये तीनों बातों को याद रखना है। किस क्षेत्र में, मुख्य तौर पर यहाँ से ये राज्य के संदर्भ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये क्वेश्चन पूछा था किस क्षेत्र में। तो श्वेत क्रांति के क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र, और उसके बाद हरित क्रांति के क्षेत्र में उत्तर भारत में पंजाब, और पश्चिम में गुजरात। पश्चिम के क्षेत्र में गुजरात को याद रखना। देखिए इतना सारी बातों को जो है ना आपको जो है ना श्वेत क्रांति और जो है ना हरित क्रांति के बारे में याद रखना है। अब देखिए अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना सारे बातों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने बार बार इस चीज को रिवीजन किया। एक क्वेश्चन को जो हमने 2 बार 3 बार बोलने का कोशिश किया ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। अब आइए नीली क्रांति। देखिए नीली क्रांति, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीली क्रांति के जनक कौन थे? जिस तरह हमने बताया हरित क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक, उसी तरह नीली क्रांति के जनक कौन थे? बताइए, कोई बताइए, किसी को पता है? नहीं थे। डॉक्टर हीरालाल चौधरी। कौन थे? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। अब तो बताइए नीली क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। देखिए नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है। किससे है? मछली उत्पादन से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्या बताना है? मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन से है। देखिए इस क्रांति से जो है सबसे ज्यादा लाभान्वित जो है ना दक्षिण भारत का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण भारत में भी जानते हैं उत्तर पूरब का, जो कि आपका कोरोमंडल का तट हो गया, उड़ीसा का तट हो गया, उत्कल तट हो गया, ये सब तट मुख्य तौर पर पूर्वी घाटी। कौन सा?
पूर्वी घाटी में भी सबसे ज्यादा अगर जो राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। तो पूछा जाएगा कि नीली क्रांति जो है ना, नीली क्रांति का जो है ना किस राज्य में जो है ना सबसे ज्यादा अधिक लाभ होता है, किस राज्य में बताना है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश का एक जिला है नेल्लोर जिला। कौन सा जिला? नेल्लोर जिला। नेल्लोर जिला को जो है ना झींगा मछली का राजधानी कहा जाता है। तो बताइए किस राज्य के जिले को जो है ना झींगा मछली का राजधानी कहा जाता है? किस जिले को? नेल्लोर जिले को। कौन से जिले को? नेल्लोर जिले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए इसका जनक हमने बताया हीरालाल चौधरी। ये सबका जो जनक है, जनक आपको याद रखना है, किस क्रांति से संबंधित है, ये चीज को भी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया, अब देखिए प्रमुख क्रांति, कौन सी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, इन चीजों को हम लोग याद करते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर और मांस उत्पादन से है। तो बताइए लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? टमाटर और मांस के उत्पादन से है, याद रखना है। उसके बाद देखिए गोल क्रांति, एक होता है गोल क्रांति। देखिए आलू जो होता है वो गोल होता है, कैसा होता है? गोल होता है। तो बताइए गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। आलू उत्पादन से। किसके? आलू उत्पादन से। एक देखिए मुख क्रांति है, मुख क्रांति, म से मुख, मो से मोटे, म से मुख, मो से मोटे। तो बताइए मुख क्रांति का संबंध किससे है? मोटे अनाज के उत्पादन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बताइए मुख क्रांति का संबंध किससे है? मोटे अनाज से। अब आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, परामनी क्रांति। परामनी क्रांति का संबंध जो है भिंडी के उत्पादन से। तो बताइए परामनी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? भिंडी के उत्पादन से है। उसके बाद देखिए हमने अभी बताया नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। वही बताइए पीली क्रांति, एक होता है नीली क्रांति, एक होता है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन। देखिए तिलहन, तिल कैसा होता है? तेल कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। तो बताइए पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन से, तिलहन उत्पादन से, तिलहन से होता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखिए काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति। काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति, इसका संबंध जानते हैं पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन या फिर बायोडीजल के उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन या फिर बायोडीजल के उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है? काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति। देखो कृष्ण जी काले थे, इसीलिए जो है काली क्रांति को क्या कहा जाता है? कृष्ण क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है, यही बात है। अब देखिए आगे बढ़िए, एक है सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध जो है आपको जो है ना किससे है? केसर के उत्पादन से। किससे? केसर के। देखिए भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जहां की केसर का उत्पादन किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, केसर का उत्पादन किस राज्य या यूटी में किया जाता है? तो क्या बताना है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। तो बताइए सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन से। किससे? केसर उत्पादन। एक होता है रजत क्रांति। कौन सा क्रांति? रजत क्रांति। देखिए रजत क्रांति जिसको कि सिल्वर कहते हैं, रजत यानी सिल्वर। देखिए रजत क्रांति का संबंध जो अंडा उत्पादन से। किससे है? अंडा उत्पादन से। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बताइए रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, बिल्कुल अंडा उत्पादन से। देखिए एक था अमृत क्रांति, इस पे आप VBI लगाइए। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध जो है ना नदी जोड़ो परियोजना से है। नदी जोड़ो परियोजना से है। तो बताइए नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित कौन सी क्रांति है? अमृत क्रांति, बिल्कुल याद रखना है। एक देखिए सुनहरी क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति। सुनहरी क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति। ये देखिए सब्जी उत्पादन या फल उत्पादन या फिर बागवानी उत्पादन। बागवानी उत्पादन। तो बताइए फल या सब्जी या फिर बागवानी उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? स्वर्ण क्रांति या फिर सुनहरी क्रांति, बिल्कुल। देखिए आगे बढ़ते हैं, सुनहरा रेशा उत्पादन से। सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? जूट उत्पादन से। जूट उत्पादन से, बिल्कुल। देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता है, सुनहरा रेशा क्रांति किससे है? जूट उत्पादन से। जूट उत्पादन से, याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। एक देखिए होता है गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति का संबंध जो झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन या फिर औषधि उत्पादन। औषधि उत्पादन, औषधि उत्पादन या फिर जड़ी बूटी जिसको कहते हैं, औषधि यानी जड़ी बूटी। तो किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है?
झींगा मछली होता है, झींगा मछली के उत्पादन से या फिर औषधि के उत्पादन से। एक होता है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक यानी कि रासायनिक पदार्थ के उत्पादन से, रासायनिक पदार्थ के उत्पादन से। देखिए इतना सारा क्रांति है, ये सब क्रांति जो है, जो हमने बताया, ये इंपॉर्टेंट है। आपको इतना या अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम चल जाएगा वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आइए आगे पढ़ते हैं ऋतु के बारे में। हम लोग ऋतु के बारे में पढ़ते हैं, हमने इससे पहले भी बताया था। देखिए ऋतु के आधार पे जो है ना भारतीय फसल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। इसमें सबसे पहला आ जाएगा आपको रबी फसल। कौन सा फसल? रबी फसल आ जाएगा। देखिए रबी फसल का जो है ना, रबी फसल के अंतर्गत कौन से फसल उगाए जाते हैं, रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, इस चीज के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया। आपको फसल दे देगा, वहां से पूछा जाएगा ये रबी फसल है या फिर खरीफ फसल है या फिर जायद फसल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो हमने क्या बताया? पहला कौन सी क्रांति बताई, कौन सी फसल बताई? रबी फसल बताई, रबी फसल बताई, रबी फसल बताई। देखिए इसके बारे में सर्वप्रथम आपको ये पढ़ना है कि इसकी बुआई कब की जाती है और इसकी कटाई कब की जाती है। बुआई कब की जाती है और कटाई कब की जाती है। देखिए इसकी बुआई जो है ना अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर बुआई, बुआई हमने कब बताया? अक्टूबर नवंबर में की जाती है, अक्टूबर नवंबर में की जाती। वहीं इसकी देखिए इसकी कटाई जो है ना, कटाई मार्च अप्रैल में। कब की जाती है? मार्च अप्रैल में की जाती है, मार्च अप्रैल में। ये देखिए ये डेट पूछा जाता है, इसीलिए आपको यहाँ से याद रखना है, ये डेट याद रखना है, कब कब कटाई की जाती है और कब कब बुआई की जाती है। तो हमने पहला बताया रबी फसल, रबी फसल का बुआई कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। और कटाई कब किया जाता है? मार्च अप्रैल में किया जाता है, मार्च अप्रैल में किया जाता है। अब आइए मुख्य तौर पर इनके अंतर्गत जो कौन कौन से फसल आते हैं। तो पहला फसल आता है गेहूं। कौन सा? गेहूं। उसके बाद आ गया चना। कौन सा? चना हो गया। उसके बाद आ गया मटर। कौन सा? मटर। उसके बाद आ गया सरसों। कौन सा? उसके बाद आ गया आपको आलू। कौन सा? तो ये पूछा जाएगा कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, तो क्या बताना है? पहला गेहूं बताना है, चना बताना है, मटर बताना है, सरसों बताना है, उसके बाद आलू बताना है। देखिए जितना भी दलहन है ना, मुख्य तौर पर जितना भी दलहन है सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। कौन किस फसल के अंतर्गत? रबी फसल के अंतर्गत। उसमें से एक दाल है अरहर दाल, जो कि अपवाद में है। अरहर दाल जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। किस फसल के अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत। और जानते हैं इससे जो है ना रबी फसल जो है ना से जो है ना लाभदायक, सबसे ज्यादा लाभ जो है ना पश्चिमी क्षेत्र को कौन होता है? किसको? पश्चिमी क्षेत्र यानी पश्चिमी विक्षोभ कहिए या फिर। तो बताइए लाभ किसको होता है सबसे ज्यादा? पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से लाभ किस फसल को होता है? रबी फसल को होता है, यानी गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी को होता है। ठीक ना? हमने बताया इसका बुआई कब बताया? अक्टूबर नवंबर। और कटाई बताया मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। अब आइए आपको खरीफ फसल। कौन सा फसल? दूसरे नंबर पे आते हैं खरीफ फसल, खरीफ फसल, खरीफ फसल आते हैं। ठीक है, खरीफ फसल। देखिए खरीफ फसल का जो बुआई होता है ना, वो जून जुलाई में होता है। कब होता है? जून जुलाई में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है खरीफ फसल की बुआई कब होती है, क्या बोलना है? जून जुलाई में। और उसका कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। बिल्कुल। तो बताइए खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में। और कटाई अक्टूबर नवंबर में। बिल्कुल ये बात याद रखना। अब देखिए इसके अंतर्गत, इस फसल के अंतर्गत कौन किस किस फसल का उत्पादन किया जाता है, उस चीज को हम लोग मुख्य तौर पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका बुआई कब किया जाता है, कटाई कब किया जाता है, कौन सा फसल जो खरीफ फसल है, कौन सा फसल रबी फसल है। तो आइए पहला खरीफ फसल में आते हैं मक्का। कौन सा? मक्का। देखिए जितना भी मोटा अनाज है, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाटा हो गया, ये सभी जो ना मक्का, जौ,
सॉरी, जो गेहूं जो होता है रबी फसल में, तो मक्का हो गया। उसके बाद जो है ना मोटे अनाज, जितना भी मोटा अनाज होता है ना, सभी का किस में किया जाता है? खरीफ फसल में किया जाता है, खरीफ फसल। इसके अलावा देखिए चावल का उत्पादन, जो कि भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। चावल का उत्पादन किस फसल के अंतर्गत किया जाता है? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए, उसके बाद हमने क्या बताया, इसके अलावा क्या बताया बताइए? चावल बताया, क्या बताया? चावल बताया, ज्वार बताया, ज्वार बाजरा बाजरा बताया। बाजरा जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, तो बाजरा किसके अंतर्गत आ जाएगा? खरीफ फसल के अंतर्गत। इससे इसके बाद हमने क्या बताया? मक्का बताया, क्या बताया? मक्का बताया। इससे पहले एक दलहन बोला था, कौन सा दाल बोला था हमने? अरहर दाल। अरहर दाल कौन सा फसल है? खरीफ फसल के अंतर्गत इसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद सोयाबीन, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन। सोयाबीन किस फसल के अंतर्गत आएगा? खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा देखिए मूंगफली, कौन सा? मूंगफली। मूंगफली भी खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करेगा। हमने क्या बताया? जितना भी मुख्य तौर पर दाल दलहन चीज है, उनका उत्पादन रबी फसल के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन एकमात्र हमने कौन सा दाल बताया? अरहर दाल। अरहर दाल का उत्पादन खरीफ फसल के अंतर्गत किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप बताइए, हमने पहले बताया कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसका बुआई कब किया जाता है, इसका कटाई कब किया जाए, कौन सा फसल किस फसल के अंतर्गत आता है। यही तीन तीन बातों से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने बताया, अभी लास्ट में क्या बताया? खरीफ फसल। खरीफ फसल में बताइए मक्का किसके अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत। उसके बाद बताइए चावल किसके अंतर्गत, या फिर धान? खरीफ फसल के अंतर्गत। उसके बाद बताइए ज्वार। ज्वार किसके? बाजरा हो गया, ज्वार किसके अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत। उसके बाद हमने क्या बताया? उसके बाद चावल किसके अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत, ये भी बताया। उसके बाद क्या बताया? जूट। जूट किसके अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत। उसके बाद अरहर दाल किसके अंतर? अरहर दाल खरीफ फसल के अंतर्गत। उसके बाद हमने क्या बताया? सोयाबीन किसके पास? सोयाबीन किस फसल के अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत। उसके बाद मूंगफली, ये भी प्रचलित क्वेश्चन है, मूंगफली किसके अंतर्गत? खरीफ फसल के अंतर्गत। देखिए रबी और खरीफ फसल हमने क्लियर कर दिया। आइए अब तीसरा फसल, 3 फसल हमने बताया था, तीसरा में आइए जायद फसल। कौन सा फसल? जायद फसल। देखिए जायद फसल का उत्पादन यानी बुआई जो है ना, जायद फसल का बुआई कब किया जाता है? अप्रैल मई में। कब किया जाता है? अप्रैल मई में जो है ना जायद फसल का बुआई किया जाता है। जायद फसल का बुआई अप्रैल मई में किया जाता है। वहीं जायद फसल का जो कटाई जो है ना, मई जून में किया जाता है। कब किया जाता है? मई जून में किया जाता है। अब ये दो बात को याद रखना, बुआई और कटाई। बुआई और कटाई। बुआई हमने क्या बताया? अप्रैल मई। कौन सा? अप्रैल मई बुआई। और कटाई क्या बताया? मई जून। मई जून याद रखना है। तीनों का फसल, बुआई कटाई और किस फसल को किसके अंतर्गत आता है, ये बात याद रखना। अब बताइए जायद फसल। देखिए जायद फसल में जो है जितना भी सब्जी है, सब्जी जो है जायद फसल के अंतर्गत आता है। सब्जी किस फसल के अंतर्गत आता है? जायद। उसके बाद देखिए खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब भी जायद फसल के अंतर्गत आता है। किस फसल के अंतर्गत? जायद फसल के अंतर्गत आता है। तरबूज, खरबूज, ये सभी जायद फसल के अंतर्गत आता है। इन तीनों फसलों को याद रखना। अब आइए भारत भारत में जो कृषि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहला इसमें आता है स्थानांतरित कृषि। कौन सा कृषि? स्थानांतरित कृषि। देखिए स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि या फिर काटो जलाओ कृषि, इसी को 3 नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, काटो जलाओ कृषि किस कृषि को कहा जाता है? तो क्या बोलना है? झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। देखिए स्थानांतरित कृषि जो है ना मुख्य तौर पर जो है आदिवासी लोग करते हैं। कौन करते हैं? आदिवासी लोग। आदिवासी लोग क्या करते हैं? स्थानांतरित कृषि। देखिए स्थानांतरित मतलब क्या होता है? स्थान का परिवर्तन करके, नाम से ही स्पष्ट है, स्थान का परिवर्तन करके। कैसे? देखिए देखिए जहां पे बहुत सारा जंगल है, जहां पे बहुत सारा जंगल है, वहां पे उर्वरा शक्ति क्या रहती है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। देखिए उन जंगलों का आदिवासी क्या करता है? उसको काट के क्या करते हैं? जला देते हैं। उसी में क्या करते हैं? काट के जला देते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? काटो और जलाओ कृषि। काटो और जलाओ कृषि। सभी जो है ना जितने भी जंगल है, इसको काट के उसी में जला दिया जाता है और उसमें कृषि किया जाता है। उसमें तब तक कृषि करते हैं जब तक कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म नहीं हो जाती है। जब तक कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म नहीं हो जाती है।
अगर जहाँ इस स्थान का मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म हो गया और वो लोग जो है ना खाद का प्रयोग नहीं करते, जितना मिट्टी में उर्वरा शक्ति है उसी उर्वरा शक्ति से जो है ना वो फसल का उत्पादन करेंगे। अगर इस स्थान का उर्वरा शक्ति खत्म हो गया तो फिर क्या करेंगे, वो दूसरे स्थान पे जाएंगे, दूसरे जंगल को ढूंढेंगे, दूसरे जंगल जहाँ पे गए वहां पे देखेंगे जंगल, फिर उसको काटेंगे, फिर काट के उसको जला देंगे, फिर वहां पे कृषि करेंगे। हमने क्या बताया, स्थानांतरित कृषि इसको भी कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि यानी स्थान का परिवर्तन करके। और हमने क्या बताया, काटो और जलाओ, यानी जंगल को काट के जला दिया जाता था कृषि, तो काटो और जलाओ कृषि, इसी को कहा जाता है। और उसके बाद झूम कृषि हमने क्या बताया, अर्थात क्या बताया, जगह को बदल बदल कर, जगह को बदल बदल कर कृषि की जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि या फिर काटो जलाओ कृषि कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें। तो बताइए, स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नामों से जाना जाता है, झूम कृषि और उसके बाद काटो जलाओ कृषि। तो ये स्थानांतरित कृषि का क्या मतलब हुआ, जगह बदल बदल कर कृषि करना, जगह बदल बदल कर कृषि करना। ये कृषि किस समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए ये जो झूम कृषि है ना या फिर स्थानांतरित कृषि जो है ना, इसको जो अन्य अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जो है ना अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य में झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो हम इसका पहले चार्ट बनाते हैं, उसके बाद जो है ना आप लोग इसको कॉपी में लिख लें, नोट डाउन कर लें, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बार बार एग्जाम देने जब आप जाए तो यहाँ से रिवीजन करके जाए। आइए हमने ये लिस्ट बनाया, ये लिस्ट हमने लिखा, किस राज्य में जो है ना स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से हमेशा जो है ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने चार्ट बनाया, चार्ट बना करके आप लोग को याद करा रहे हैं। तो आइए देखिए, पहला है आपको नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्य में जो है ना इसको झूम कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झूम कृषि या फिर काटो जलाओ कृषि या फिर झूमिंग कृषि, ये सभी किस राज्य में कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि या फिर काटो जलाओ कृषि या फिर झूमिंग कृषि, ये सभी नामों से जाना जाता है उत्तर पूर्व में। दूसरा नंबर पे देखिए, हिमालयी क्षेत्र में जो है स्थानांतरित कृषि को जो है ना खील के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, खील के नाम से जाना जाता है। ये खील के नाम से, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो बताइए, हिमालयी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, खील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइए पश्चिमी घाट यानी गुजरात से लेकर केरल तक के तट को, गुजरात से लेकर केरल तट के तट को पश्चिमी तट कहते हैं। देखिए पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे जो है ना VBI लगा लेंगे, समझे ना, इस पे VBI लगा लेंगे। उसके बाद आइए अंडमान निकोबार, कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ना स्थानांतरित कृषि को जो है ना दीपा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, दीपा के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखिए हमने जितना लिखा है सारा इंपॉर्टेंट है। अब आइए 5 नंबर में आइए झारखंड में जो है ना स्थानांतरित कृषि को जो है ना कुरवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कुरुवा के नाम से जाना जाता है, कुरुवा के नाम से जाना जाता है। तो बताइए झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, कुरुवा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइए राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान देखिए पूरा पश्चिमी घाट पूछा जाएगा तो कुमारी बोलना है, क्या बोलना है, कुमारी बोलना है, पूरा पश्चिमी घाट में कुमारी बोलना है। वहीं राजस्थान में पूछा जाएगा, राजस्थान में जो है ना स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो वात्रा या फिर वालतरे या फिर वलतरे, ये सभी नामों से जाना जाता है। तो बताइए राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, वात्रा या फिर वालतरे के नाम से जाना जाता है। फिर से आइए देखिए, यहाँ से हमने क्या बताया,
नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। हिमालयी क्षेत्र में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? खील के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कुमारी के नाम से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कुरबा के नाम से। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वाल्तरे या फिर वात्रा के नाम से। अब आइए 7 नंबर में। 7 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो स्थानांतरित कृषि को वेबर के नाम से जाना था। किस नाम से? वेबर के नाम से जाना था। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो बताइए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वेबर के नाम से। उसके बाद है 8वां नंबर, उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा में जो स्थानांतरित कृषि को जो है ना पामा डिबा के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, स्थानांतरित कृषि को पामा डिबा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? उड़ीसा के राज्य में, उड़ीसा राज्य में जाना जाता है। अब आइए 9 नंबर में मेघालय। मेघालय देखिए, मेघालय में जो है ना स्थानांतरित कृषि को जो है ना बोगमा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बोगमा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 10 नंबर है मणिपुर। मणिपुर में जो स्थानांतरित कृषि को पामलू के नाम से जाना है। किस नाम से? पामलू के नाम से। फिर से आइए देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वेबर के नाम से। उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? पामाडिबा। मेघालय में किस नाम से जाना जाता है? बोगमा के नाम से। मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? पामलू के नाम से। पामलू। स्थानांतरित कृषि के बारे में आपको ये चीज इंपॉर्टेंट तौर पर आपको याद रखना है, यहीं से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना? आपको इस चार्ट को जो है ना कॉपी पे उतार लेना, उसके बाद इसको याद रखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं जैविक कृषि। जैविक कृषि के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जैविक कृषि उर्वरक का देखिए, उर्वरक जो होता है ना, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपको गोबर खाद का प्रयोग करना है। गोबर खाद का प्रयोग करना है। उसी को गोबर खाद बोलिए या फिर कबक बोलिए, शैवाल बोलिए, इन चीजों का प्रयोग करके जब कृषि की जाती है तो उसी को जैविक कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक कृषि कहा जाता है। जैविक कृषि में जो है ना आपको रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखना विशेष तौर पर। उसके बाद देखिए, भारत में जो है ना जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है ना 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 2002 से 2007 के बीच हुआ था। 2002 से 7 में हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 11वीं में 2007 से 12, उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। समझे ना? इस तरह जो है ना इसको याद रखना। तो बताइए, जैविक कृषि के तहत जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो अक्टूबर 2004 में, कब? अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत की गई। तो बताइए, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत कब की गई? अक्टूबर 2004 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 10वीं पंचवर्षीय योजना का आवर्तकाल क्या है? 2002 से 2002 से 2007। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, जैविक कृषि पद्धति के तहत 100% यानी 100% जो है ना जैविक खेती के तहत 100% खेती करने वाला जो है भारत का प्रथम राज्य सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैविक कृषि के तहत 100% कृषि करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? सिक्किम है। वहीं अगर जहाँ केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाएगा पूरे भारत में 100% तौर पर जैविक कृषि का प्रयोग कर कृषि करने वाला भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये दो बातों को याद रखना है, ये करंट के तौर पर ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद देखिए, वैश्विक स्तर विश्व स्तर पर जो है ना जैविक कृषि को जो है ना अपनाने वाला पहला देश क्यूबा है। कौन सा देश है? क्यूबा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैविक कृषि का जनक जो अल्बर्ट हार्वर्ड को माना जाता है। अल्बर्ट हार्वर्ड को माना है। तो बताइए, जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? अल्बर्ट हार्वर्ड को माना जाता है। अब देखिए, जैविक कृषि के बारे में इतना सारा बात को ही आपको याद रखना है। अब आइए बागवानी कृषि। देखिए, बागवानी कृषि बागान या देखिए बगीचा लगाकर फल फूल की सब्जी जैसे खाद्य पदार्थों का जो उत्पादन किया जाता है उसी को बागवानी कृषि कहते हैं। उसी को
बागवानी कृषि कहते हैं। बगान या फिर बगीचा लगाकर फल फूल की खेती की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? बागवानी कृषि, बागवानी कृषि कहते हैं। देखिए बागवानी कृषि का संबंध जो है हॉर्टिकल्चर से है। किससे है? हॉर्टिकल्चर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? क्या बोलना है? बागवानी कृषि से। बागवानी कृषि से है। देखिए बागवानी कृषि में जो है ना ट्रक फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है। ट्रक फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए। उसमें ये पूछा जाता है कि बागवानी कृषि में किसका प्रयोग किया जाता है? बागवानी कृषि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ट्रक फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है। ट्रक फार्मिंग का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इतना बात आपको बागवानी कृषि के बारे में याद रखना है। अब आइए गहन कृषि। देखिए गहन कृषि उसे कहते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। जीविकोपार्जन या जीवन को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो कृषि की जाती है उसी को क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि कहते हैं। देखिए गहन कृषि हो गया। अब देखिए एक दिया सहस्त्र गहनता। सहस्त्र गहनता, देखिए सहस्त्र गहनता उसे कहते हैं जब एक साल में, जो एक साल में जितना फसल उगाया जाता है। जैसे देखिए पंजाब ऐसा भारत का एक पंजाब राज्य है जहाँ पे जो एक साल में 3 से 4 फसल, 5 फसल उगाया जाता है। एक साल में 3, 4, 5 फसल उगाया जाता है। वहीं अपना यूपी बिहार में आ जाइए तो एक साल में जो 2 फसल उगाया जाता है। देखिए एक साल में जितना फसल को उगाया जाता है उसी को सहस्त्र गहनता कहते हैं। फसल की सहस्त्र गहनता कहते हैं। तो बताइए फसल की सहस्त्र गहनता किसे कहते हैं? एक साल में जितना फसल के उत्पादन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? सहस्त्र गहनता। जैसे यूपी बिहार में हमने क्या बताया, एक साल में 2 फसल उगाया जाता है, तो यूपी बिहार की सहस्त्र गहनता कितनी हो गई? 2 हो गई है। वहीं पंजाब में हमने बताया 4 से 5 फसल का उत्पादन किया जाता है एक साल में, तो पंजाब की सहस्त्र गहनता कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। इसी को कहते हैं सहस्त्र गहनता। यानी एक साल में जितने फसल का उत्पादन किया जाता है उसी को सहस्त्र गहनता कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने गहन कृषि के बारे में, यहाँ से ये एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, गहन कृषि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए एक है मिश्रित कृषि। देखिए मिश्रित कृषि जो होता है ना, फसल किसान जो है ना फसल के उत्पादन के साथ साथ जो है ना मवेशियों का ध्यान रखते हैं। मवेशी यानी चारा का जो है ना पशुपालन का भी कार्य करते हैं। फसल उत्पादन के साथ साथ क्या करते हैं? प- चारा यानी पशुपालन का भी कार्य करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। यानी फसल का भी उत्पादन करते हैं, उसमें जो है ना उसमें जो घास जो बुन जाता है, घास सब बुनकर जो है ना पशुपालन को भी चारा दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि। देखिए भारत में जो है ना अधिकतर जो है ना मिश्रित कृषि है। कैसा कृषि है? मिश्रित कृषि है। यहाँ पे एक है युग्म कृषि। इससे पहले हमने बताया मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि, देखिए मिश्रित कृषि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फसल के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि। याद रखना है। अब आइए युग्म पैदावार कृषि। देखिए युग्म पैदावार कृषि किसे कहते हैं? एक साथ एक ही बार में, एक ही खेत में, एक ही बार में 2 फसल का उत्पादन करना। देखिए एक खेत में एक ही समय में जो है ना, एक खेत में एक ही समय में जो है ना एक साथ जो 2 फसल का उत्पादन, जैसे गेहूं के साथ हम लोग सरसों लगा देते हैं, गेहूं के साथ सरसों लगा देते हैं, उसके बाद आलू के साथ मूली भी लगा देते हैं। इसको क्या कहेंगे? युग्म पैदावार कहेंगे। यानी जोरा में खेती करना, जोरा में खेती करना। एक खेत में, देखिए एक खेत में एक ही समय में 2 फसल का उत्पादन करना, उसी को क्या कहेंगे? युग्म कृषि कहेंगे। युग्म कृषि कहेंगे, युग्म कृषि कहेंगे। देखिए उसके बाद देखिए आगे बढ़, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होता है। भारतीय कृषि किस पर निर्भर होता है? मानसून पर निर्भर होता है। अगर मानसून ठीक ठाक रहता है तो कृषि में उत्पादन अच्छा होता है। मानसून ठीक ठाक रहता है तो कृषि में उत्पादन अच्छा होता है। और देखिए अगर मानसून ठीक नहीं होता है तो कृषि उत्पादन अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल क्योंकि भारत की कृषि क्या है? मानसून पर आधारित है, इसीलिए ये सब बात दिया। इसलिए भारतीय कृषि को मानसूनी कृषि का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसूनी कृषि का जुआ कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक आता है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि के बारे में देखते हैं। देखिए यह कृषि मुख्यतः विकसित देशों में होती है। तो विकसित देशों में कौन सा कृषि होती है? विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि। और देखिए इस कृषि में
कृषि कार्य आधुनिक तकनीक मशीनों से किया जाता है, आधुनिक तरीके से किया जाता है, आधुनिक तरीके से यानी मशीन से किया जाता है। किसमें? विस्तृत कृषि में किया जाता है, विस्तृत कृषि में किया जाता है। इस कृषि में मानव श्रम का बहुत कम जो है ना महत्व जो है बहुत कम है। जब मशीन से ही काम करवा लिया जाएगा तो मानव का उपयोग बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। भारत में हरित क्रांति आने के बाद पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में इस कृषि कि इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो बताइए, देखिए हरित क्रांति के बाद हमने क्या बताया, सबसे ज़्यादा सहस्त्रगंता कहाँ पे? पंजाब हरियाणा में। एक साल में 4 से 5 फसल उगाया जाता है। इसीलिए वहाँ जो है आधुनिक तकनीक वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है, मानव का प्रयोग कम होता है, मानव का प्रयोग कम होता है। देखिए दोस्तों, आप हमें पसंद करते हैं या ना करते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमें पसंद करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पढ़ाए गए चीज़ों से अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को फोड़ के आते हैं, अपना सपना पूरा करते हैं, अपने साथ-साथ अपने माँ-बाप का सपना पूरा करते हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए हो ही नहीं सकता है। और एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आपका बचपन अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरा है तो आप सह लेना। अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरा है तो आप इसे सह लेना, लेकिन आपके माँ-बाप का जो है ना बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। आप इस बात को ठान लीजिए और करके दिखाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।